नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में अपन ने nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र पढ़ा था और उस पर आधारित एक प्रश्न किया था। आज के इस लेक्चर में हम गति के समीकरणों पर आधारित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। लेकिन उससे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो उसका आंसर आप ठीक कर लेना। ऐसे 20 सेकंडों में या 20वें सेकंड में तय की गई दूरी, उसका आंसर 215 मीटर आएगा और 20 सेकंडों में तय की गई दूरी ये 2400 मीटर। वहां पर अपन ने जब 2 से गुणा किया था तो शायद यूं को गुणा करना अपन भूल गए थे, तो ये मिस्टेक थी, आप उसे सही कर लेना। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला अपन ने लिखा था एस nth बराबर यू प्लस 1/2a 2n-1। अब यदि कोई कण प्रारंभिक वेग 0 से नियत त्वरण के साथ गति करता है तो उसके द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी, यहाँ पर u का मान 0 रखेंगे तो ये 1/2a 2n-1, और यहाँ से ये s nth जो है वो हो जाएगा 1/2a 2n-1। 1/2 कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो nवें सेकंड में तय की गई दूरी है वो समानुपाती हो जाएगी 2n-1 के। ये ठीक वैसे ही है जैसे अपन ने गति के दूसरे समीकरण में पढ़ा था। यदि कोई कण प्रारंभिक वेग 0 के साथ नियत त्वरण से गति करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी t² के समानुपाती होती है। ये अपन ने पढ़ा था, शायद पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर यदि कोई कण नियत त्वरण के साथ और प्रारंभिक वेग 0 से गति प्रारंभ करता है तो उसके द्वारा nवें सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी वो 2n-1 के समानुपाती होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं पहले सेकंड में तय की गई दूरी, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी। यहां पर यदि हम पहले सेकंड के लिए तो वो हो जाएगा 2n-1 और यहां से ये -1, ये हो जाएगा 1, n का मान 2 -1। तो यहां से जो दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी है वो हो जाएगी 3। तो इनका जो अनुपात होगा वो इस तरह से चलेगा, 1:3:5 और इस तरह से ये अनुपात चलता जाएगा। तो यदि कोई कण शून्य प्रारंभिक वेग से नियत त्वरण के साथ गति प्रारंभ करता है तो उसके द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी 2n-1 के समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले सेकंड में तय की गई दूरी, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियां एक दूसरे से 1:3:5 अनुपात में होती है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं यदि कोई कण शून्य प्रारंभिक वेग से तथा नियत त्वरण के साथ गति करता है तो उसके द्वारा nवें सेकंड में nवें सेकंड में तय की गई दूरी
2n-1 के समानुपाती होती है। तो यदि कोई कण शून्य प्रारंभिक वेग से तथा नियत त्वरण के साथ गति प्रारंभ करता है तो उसके द्वारा nवें सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी वो 2n-1 के समानुपाती होगी। और यहीं से हमने ये भी कहा कि पहले सेकंड में तय की गई दूरी, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का जो अनुपात होगा वो 1:3:5 के अनुपात में होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी nवें सेकंड में तय की गई दूरी के सूत्र पर आधारित। अब हम एक और कंडीशन यहां पर देखेंगे जिसमें गति के समीकरणों से हम उसको हल करेंगे। क्या कंडीशन है वो? एक कंडीशन है जैसे कोई कण है जो कि प्रारंभिक वेग 0 से गति प्रारंभ कर रहा है और कुछ समय के लिए वो त्वरित गति करता है एक समान त्वरण से, और उसके बाद वो एक समान मंदन से अवमंदित होते हुए विरामावस्था में आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में या फिर ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होगा वो हम देखेंगे। तो यहां पर मैं कंडीशन लिख देता हूं एक बार। माना कोई कण शून्य प्रारंभिक माना कोई कण शून्य प्रारंभिक वेग के साथ या शून्य प्रारंभिक वेग से तथा एक समान त्वरण a से t1 समय तक गति करता है तत्पश्चात एक समान मंदन b से अवमंदित होते हुए t2 समय में t2 समय में विरामावस्था में आ जाता है। तो यात्रा के दौरान कण द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग और इसे हम vm से डिनोट कर रहे हैं। यात्रा के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग और कण द्वारा तय की गई कुल दूरी जिसे हम s से डिनोट कर रहे हैं क्या होगी?
यदि यात्रा का कुल समय t है, तो एक कोई कण है जो कि प्रारंभिक वेग 0 से गति प्रारंभ कर रहा है और t1 समय तक एक समान त्वरण a से गति करता है। उसके बाद एक समान मंदन b से अवमंदित होते हुए t2 समय में विरामावस्था में आ जाता है। इस दौरान कण ने कितनी दूरी तय की, यात्रा के दौरान उसका अधिकतम वेग क्या था, ये हमें बताना है। और यात्रा का जो कुल समय है वो हमें t दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोई कण है जो कि A बिंदु से गति प्रारंभ कर रहा है और प्रारंभिक वेग इसका यहां पर है 0। t1 समय तक गति करता है एक समान त्वरण A से t1 समय तक, और यहां से मान लेते हैं ये बिंदु B है जहां से उसने अब अवमंदित गति करना शुरू किया है एक समान मंदन B से, और अंत में उसका जो वेग है वो 0 हो जाता है। और यहाँ पर उसका जो वेग है वो अधिकतम होगा क्योंकि यहाँ से उसने त्वरित गति करना प्रारंभ किया, और त्वरण का मतलब है वो अपने वेग को लगातार बढ़ाते जाएगा। तो लगातार यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएगा, यहाँ पर फिर उसने अवमंदित गति करना शुरू किया, मतलब इस बिंदु से वो अपने वेग को अब लगातार घटाता जाएगा और अंत में t2 समय बाद वो विरामावस्था में आ जाएगा। तो इस दौरान या कण द्वारा तय की गई कुल दूरी हम मान लेते हैं s, और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे हम s1 मान लेते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को हम s2 मान लेते हैं। तो कण है जो कि शून्य प्रारंभ वेग से गति प्रारंभ कर रहा है, t1 समय तक एक समान त्वरण a से गति करता है, s1 दूरी तय करता है और बिंदु b पर पहुंचता है। बिंदु b से वो मंदित गति करना प्रारंभ करता है, मंदन है उसका b एक समान मंदन, और t2 समय बाद वो विरामावस्था में आ जाता है। अब यहाँ पर हम गति के समीकरणों से तय की गई कुल दूरी और जो गति के दौरान अधिकतम वेग प्राप्त किया गया है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गति के प्रथम समीकरण से, जो कि हैं v बराबर u प्लस AT। A से B बिंदु तक की गति के लिए, ये जो गति का फर्स्ट समीकरण है इसे हम A से B बिंदु तक की गति के लिए लगा रहे हैं। तो अंतिम वेग जो है वो vm है, प्रारंभिक वेग 0 प्लस त्वरण a और समय t1। तो यहां से t1 का मान है वो आ जाएगा vm/a। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। B से C बिंदु तक की गति के लिए यहां बिंदु को हम C नाम दे देते हैं। B से C बिंदु तक की गति के लिए अंतिम वेग 0 है और प्रारंभिक वेग vm प्लस यहाँ पर मंदन है तो माइनस के साथ इसे लिखा जाएगा, माइनस का b, और समय t2 जिसके लिए कण गति करता है। तो यहाँ से 0 बराबर vm माइनस बी t2, और यदि हम इसे हल करते हैं तो t2 का मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर vm/b, और इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं।
यात्रा का कुल समय हमें दिया हुआ है t, और t को हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2। कुल समय t है यहां से यहां तक की गति का, तो इसे हम यहां से यहां तक की गति के समय और यहां से यहां तक की गति के समय के योग के रूप में लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। और अब हम t1 और t2 का मान यहां पर रख देंगे। तो t1 का मान है Vm/a प्लस t2 का मान है Vm/b। तो यहां से t और Vm को हम कॉमन ले लेंगे, तो नीचे ए बी एलसीएम आएगा और ऊपर b प्लस ए। तो इसे हम लिख सकते हैं t बराबर Vm, b प्लस ए को a प्लस बी करके लिखा जा सकता है और नीचे ए बी। तो यहाँ से हमें अधिकतम वेग का जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा, जो कि है ए बी टी बटे ए प्लस बी। तो अधिकतम वेग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए बी टी बटे ए प्लस बी, और इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हम गति के दूसरे समीकरण से, क्योंकि हमें यात्रा में तय की गई कुल दूरी निकालनी है और दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है, या तो जो गति का दूसरा समीकरण है उससे हम निकाल सकते हैं, या फिर गति के तीसरे समीकरण से हम इसे निकाल सकते हैं। गति के दूसरे समीकरण से हम इसे निकालेंगे यहां पर। गति के दूसरे समीकरण से, जो कि हम जानते हैं s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। सेम उसी तरह से पहले हम ए से बी बिंदु तक की गति के लिए दूसरे समीकरण को लगाएंगे, फिर बी से सी बिंदु तक की गति के लिए ए से बी बिंदु तक की गति के लिए ए से बी बिंदु तक की गति के लिए तय की गई दूरी s1 है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये राशि 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 त्वरण का मान a है और समय है t1 स्क्वायर। तो s1 का जो मान है वो हो जाएगा 1/2 a t1 स्क्वायर। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं, और इसी तरह से हम b से c बिंदु तक की गति के लिए दूसरे समीकरण को लगाएंगे। तो b से c बिंदु तक की गति के लिए तो तय की गई दूरी s2 है, प्रारंभिक वेग v मैक्सिमम और समय है t2 प्लस 1/2। मंदन है यहाँ पर, तो माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, और समय t2 स्क्वायर। यहां से s2 हमें मिल जाएगा Vm/t2 माइनस 1/2 B/t2 स्क्वायर। इसे हम समीकरण 5 नाम दे देते हैं। अब कुल तय की गई जो कुल दूरी है वो s1 और s2 के योग के बराबर होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे तय की गई कुल दूरी s है, और इसे हम s1 और s2 के योग के रूप में लिख सकते हैं। s1 और s2 के मान हमारे पास समीकरण 4 और 5 में है। तो यहां से हम s1 का मान लिख सकते हैं 1/2 a t1 स्क्वायर, और s2 का मान Vm/t2 माइनस 1/2 B/t2 स्क्वायर। t1 का मान और t2 का मान समीकरण 1 और 2 से यहां पर रखेंगे, और v मैक्सिमम का जो मान है वो यहां पर है। एक बार हम t1 और t2 का मान रख लेते हैं पहले, 1/2 a
T1 का मान है Vm बाई ए और स्क्वायर करना है इसका, तो Vm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस Vm T2 का मान है Vm बाई बी माइनस 1/2 बी और T2 का मान है Vm बाई बी और उसका स्क्वायर करेंगे तो Vm स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं एक ए से ये एक ए कटेगा और यहाँ पर एक बी से एक बी कटेगा, तो यहाँ से s बराबर हमें मिल जाएगा Vm स्क्वायर अपॉन 2a प्लस Vm स्क्वायर अपॉन बी माइनस Vm स्क्वायर अपॉन 2b। यहां से s हमें मिलेगा Vm स्क्वायर बाई 2a एक Vm स्क्वायर बाई बी में से आधा Vm स्क्वायर बी Vm स्क्वायर बाई 2b, इसे यदि हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा Vm स्क्वायर बाई 2b। एक Vm स्क्वायर बाई बी है, इसमें से आधा Vm स्क्वायर बाई बी हम घटा रहे हैं, तो ये Vm स्क्वायर बाई 2b हमें मिलेगा। यहाँ से Vm स्क्वायर बाई 2 कॉमन आएगा और इसे हम लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b। Vm स्क्वायर का मान हम समीकरण 3 से रख सकते हैं यहाँ पर। समीकरण 3 से Vm का मान रखने पर ए बी टी बटे ए प्लस बी और इसका स्क्वायर करना है, ये 1/2 एज इट इज, और इसे यदि हम लिखे तो ये ए बी आएगा इसका एलसीएम और ऊपर ए प्लस बी। यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 को हम बाहर लिख देंगे, ए बी टी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर आ जाएगा ये ए प्लस बी बटा ए बी। यहाँ से एक ए और एक बी से ये एक ए और एक बी कटेगा और इस ए प्लस बी से ये एक ए प्लस बी कट जाएगा, तो यहाँ से जो तय की गई कुल दूरी का फॉर्मूला हमें मिलेगा वो होगा ए बी टी स्क्वायर बटे 2a प्लस बी। और इसे हम समीकरण 6 नाम दे देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं, तय की गई कुल दूरी का और गति के दौरान प्राप्त किए गए अधिकतम वेग का, और इन दोनों फॉर्मूलों को हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में ये डायरेक्ट लगेंगे और इन फॉर्मूलों की मदद से हम इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, वरना ये जो लंबा मेथड मैंने यहाँ पर यूज लिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर हमें सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आंसर हमें मिलेगा। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हम ग्राफ की मदद से भी एक बार देख लेते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए मैंने आपको VTR एक पढ़ाया हुआ है जो कि होता है ये वेग अक्ष और ये समय अक्ष। एक समान त्वरित गति के लिए कुछ इस तरह का होगा, यदि प्रारंभिक वेग 0 से कण गति कर रहा है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 है तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा और समय अक्ष से किसी कोण पर एक सरल रेखा हमें बनानी होगी, और एक समान मंदित गति के लिए ग्राफ इस तरह से आएगा। समय t1 ये t2 और ये जो वेग हैं वो अधिकतम वेग Vm जो कण गति के दौरान प्राप्त करता है। इस कोण को मैं θ1 मान लेता हूं और इस कोण को
थीटा 2। त्वरण हमें दिया हुआ है ए और मंदन हमें दिया हुआ है बी। और वेग समय आरेख में हम जानते हैं कि वेग समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर त्वरण को बताता है। और इसी बात का हम काम में लेते हुए यहाँ पर जो अधिकतम वेग है और दूरी का जो फॉर्मूला है उसे ड्राइव करेंगे। तो ये बात मैं एक बार लिख देता हूँ। वीटी आरेख के वीटी आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर त्वरण को बताता है। तो यहां पर टेन थीटा बराबर टेन थीटा 1 बराबर, ये स्लोप है टेन थीटा 1 इस वाले ग्राफ के लिए, और ये त्वरण को बताएगा। तो यहां से हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर टेन थीटा 1, और जिसे हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। लंब का मान है Vm और आधार यहां पर हो जाएगा T1। तो यहां से T1 का मान हमारे पास आ चुका है Vm/a। और अभी जो अपन ने गति के समीकरणों से देखा था वहां पर भी T1 का मान Vm/a आया था। इस वाले ग्राफ के लिए जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो इस वाले ग्राफ के लिए त्वरण को बताएगी, लेकिन यहां पर कण अवमंदित गति कर रहा है तो वो मंदन को बताएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे b बराबर टेन 180 माइनस थीटा 2, क्योंकि जो एंगल है वो अक्स अक्स के साथ बना हुआ लिया जाता है। ये एंगल लिया जाएगा जो कि 180 माइनस थीटा 2 है यहां पर, यदि ये कोण थीटा 2 है तो यहां से b बराबर हो जाएगा टेन थीटा 2। क्योंकि एक बात हम जानते हैं, टेन 180 माइनस थीटा जो है वो टेन थीटा होता है। 180 डिग्री और 360 डिग्री पर जो त्रिकोणमितीय फलन होता है वो अनचेंज रहता है, तो टेन थीटा ही आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में जो टेन है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमें माइनस का टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो ये माइनस का टेन थीटा 2 होगा। यहां से b बराबर माइनस का, और टेन थीटा 2 को अपन लंब बटे आधार लिख सकते हैं इस वाले समकोण त्रिभुज में। इस समकोण त्रिभुज में लंब Vm है, तो b बराबर Vm बटे और आधार है T2। यहां से T2 हमें मिल जाएगा Vm/b। और क्योंकि ये मंदन था तो इसे हमें माइनस लेना पड़ेगा, और यहां से माइनस कैंसिल होगा, तो b बराबर हो जाएगा Vm/T2, और यहां से हमें T2 मिल जाएगा Vm/b। इसे हम समीकरण 2 और इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। यहां से हम t का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल समय जो है वो T1 प्लस T2 होगा।
T1 और T2 के योग के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ से T1 और T2 का मान यदि हम रखेंगे तो Vm/A प्लस Vm/B, और यहाँ से T हमें मिल जाएगा, Vm को कॉमन लेंगे, नीचे AB और ऊपर A प्लस B, तो यहाँ से Vm हमें मिल जाएगा ABT बटे A प्लस B। अब VT आरेख में ही हम जानते हैं कि VT आरेख द्वारा समय अक्ष के साथ बनाया गया क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। यहाँ पर जो विस्थापन होगा, ये विस्थापन S1 और ये विस्थापन S2। S1 को हम, एक बार मैं उस बात को लिख देता हूँ कि VT आरेख द्वारा समय अक्ष के साथ बनाया गया क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। VT आरेख द्वारा समय अक्ष के साथ विस्थापन को बताता है। तो यहाँ से S1 जो आएगा वो 1/2, आधार का मान है T1 और ऊंचाई का मान है Vm, तो ये हो जाएगा T1 Vm/2, और S2 जो आएगा वो आएगा 1/2, आधार का मान T2 और ऊंचाई का मान Vm। इस वाले समकोण त्रिभुज के लिए आधार ये और ऊंचाई ये Vm, और इसके लिए आधार ये T2 हो जाएगा और ऊंचाई Vm ही। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं T2Vm/2। अब कुल दूरी को हम S1 और S2 के योग के रूप में लिखा जा सकता है। S1 का मान T1Vm/2, T1Vm/2, और S2 का मान है T2Vm/2। यहाँ से Vm/2 हम कॉमन ले लेंगे, Vm/2, तो ये बन जाएगा T1 प्लस T2 Vm/2, और T1 प्लस T2 को हम T लिख सकते हैं। तो यहाँ से Vm का मान है यहाँ पर ABT बटे A प्लस B, तो ये हम रख देंगे यहाँ पर ABT बटे A प्लस B, ये Vm का मान और ये T/2 एज इट इज। तो यहाँ से जो तय की गई कुल दूरी है वो हमें मिल जाएगी ABT² बटे 2A प्लस B। तो दोनों ही तरीके हैं जिनसे हम इन सूत्रों को व्युत्पन्न कर सकते हैं, या तो आप ग्राफिकल मेथड से इन्हें कर सकते हैं, या फिर जो गति की समीकरण मैंने पढ़ा रखी उनसे आप इन्हें हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकतम वेग है उसका फॉर्मूला होगा ABT बटे A प्लस B, और तय की गई कुल दूरी का फॉर्मूला होगा ABT² बटे 2A प्लस B। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इस पर करते हैं, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है हमें। एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होकर
8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती हैं। तत्पश्चात 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से अवमंदित होते हुए तत्पश्चात 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से अवमंदित होते हुए पुनः विरामावस्था में आ जाती है। पुनः विरामावस्था में आ जाती है। तो यात्रा के दौरान वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग व कुल दूरी क्या होगी यदि यात्रा का कुल समय 10 सेकंड हो। तो यात्रा के दौरान वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग व कुल दूरी क्या होगी यदि यात्रा का कुल समय 10 सेकंड हो। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे। वी मैक्सिमम का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है। वी एम अधिकतम वेग वी एम जो कि होता है ए बी टी बटे ए प्लस बी, और जो तय की गई कुल दूरी का फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है एस बराबर ए बी टी स्क्वायर बटे 2a प्लस बी। और दोनों ही फॉर्मूलों में हमें ए और बी के केवल मान रखने हैं, चिन्ह नहीं रखना। चिन्ह को अपन ने जब इनका डेरिवेशन किया था वहां पर कंसीडर कर लिया था, तो यहाँ केवल मान रखने की आवश्यकता है। ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी का मान है 2 और टी का मान है 10। नीचे 8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 10 बटे 10। यहाँ 10 से 10 कटेगा तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो यात्रा के दौरान वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग 16 मीटर पर सेकंड होगा। और तय की गई कुल दूरी ए का मान 8, बी का मान 2 और टी स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर बटे 2, 8 प्लस 2। यहां से ये आ जाएगा 8 इंटू 2, 10 का स्क्वायर, नीचे 2 इंटू 10। ये 1 10 से 10 कटेगा, 2 से 2, तो तय की गई कुल दूरी हमें मिल जाएगी 80 मीटर। तो इस तरह के प्रश्नों में जहां हमें कहा जाए कि कोई वस्तु है जो कि विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रही है और t1 समय तक वो एक समान त्वरण के साथ गति करती है, फिर एक समान मंदन से अवमंदित होते हुए कुछ समय बाद विरामावस्था में आ जाती हैं, तो वहां पर हम जो अधिकतम वेग है वस्तु द्वारा
यात्रा के दौरान प्राप्त किया गया। इस फॉर्मूले से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं और तय की गई कुल दूरी इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।